कहानी का शीर्षक है माफी। रिया आज सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज उसे मायके जो जाना था। और जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज्यादा परेशानी न हो, क्योंकि इस बार वो 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसको मायके में रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी। वह जब भी मायके जाती तो उसे यह कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो हो, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चले जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुककर आ जाती। मायके में कभी रात बिता ही नहीं पाती थी। उसकी कोशिश रहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास की तबीयत भी ठीक थी। पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चन आती रहती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि रिया जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफी दूर था, तो वह तो जब भी जाती थी तो महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती। लेकिन जब रिया को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वह तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आकर पूछा कि वापस कब लौटोगे। रिया ने डरते हुए कहा कि दीदी, एक हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे, 1 हफ्ता कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? दीक्षा के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? और फिर काम करूंगी या दीक्षा को तैयारी करवाऊंगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। तब रिया का मुंह उतर गया। मन ही मन उसने सोचा, यह फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास हो सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वह जानती थी कि रिया लौट आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों को तकलीफ में जरूर साथ देता है। वह अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी, और फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता है कि घर में किसी को बोल सके कि वह इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वह औरत भाग्यशाली होती है जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टा उसकी ही गलती निकालने लगता है। खैर, जैसे तैसे रिया मायके चली गई। मायके पहुंचे तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा कि इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? रिया ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब क्या कहे इस बच्ची को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचारों को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आजादी है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के साथ शॉपिंग और कभी माँ के हाथ के पकवान तो कभी भाभी के संग बातों में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। इस बीच वह पतिदेव का फोन न उठा पाती तो उसे टेंशन हो जाती कि अब वह बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। रिया को सुबह से टेंशन हो रही थी कि अब और रुकेगी कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। यह सब सोचते हुए उसने अपने पति आकाश को फ़ोन किया और पूछा, तो आकाश ने तुरंत कहा कि 2 दिन तो रह ली, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया बस, चली आओ, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। पति की बातें सुनकर रिया का दिमाग सन्न रह गया और सोचने लगी कि आकाश उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाहों से ही देखा करता है। रिया जानती थी
कि आकाश कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसलिए वापस लौटने के लिए मजबूर थी और मायूस होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती? ऊपर से रोज जब भी आकाश से बात होती तो वह हमेशा व्यंग्य करता कि कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती हो। अब रिया उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से ही क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई रिया नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो अपने बचपन की सहेली टीना को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों में एक दूसरे को हाथ मिला हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वह नीचे आई। तब तक टीना उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया। और वहीं गिले शिकवे, तुम मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह बातों ही बातों में रिया ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति आकाश आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही टीना का मुंह बन गया और वह बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी से मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भागकर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। रिया ने उदासी से कहा, हाँ टीना यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि रिजर्वेशन करवाओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ, किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है। टीना ने कहा तो रिया बोली, यह तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए भला। तभी टीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे सविता याद है? वही सविता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी क्लास में, जो हर बात में डरती थी। वह कल मुझे मार्केट में मिली। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, स्टेप कटिंग, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम है, बहन जी बन गई हैं ससुराल में। यह ना पहनो वह ना पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि टीना कैसी हो गई तू? कहाँ हमारी स्मार्ट टीना थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो। लगता नहीं कि तू टीना है, टीना ने दुखी होकर कहा। तो रिया ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोली? पूछने लगी कि मायके कब आती हो, तो मैंने कहा बहुत कम आती हूँ। यार तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। यह मत पहनो वह मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। यार हम कठपुतली है क्या जो सब कुछ उनकी डोर बंदी उंगलियों के हिसाब से करते रहे? मैंने पूछा, सविता तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वह तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि वह पत्नी को दबा कर रखे और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते रहे। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा
कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम ना घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ तो रिया, मुझे भी सविता की बात सही लगी कि हम खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। रिया गौर से टीना के मुंह से सविता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वह सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। तभी टीना ने कहा, अब क्या, जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगे अपने पति को आज शाम को आने के लिए? देखती हूँ यार, कहकर रिया सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। तभी टीना ने कहा, ठीक है यार, मैं चलती हूँ। टीना तो चली गई, पर रिया एक नए मंथन में उलझ गई। दिन भर रिया कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो गई थी। तभी डोरबेल बजी। शायद उसके पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर रिया के मन में उठ रही उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुब्बारा अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है, उससे इतना नया रूप कैसे ले। रिया अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और अब क्या बन गई। अब आकाश भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भरे हैं। एक तो वैसे ही आकाश मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ हो जाएंगे। न जाने क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा कि बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ आई बेटा, तुम चल कर बैठो, कहकर रिया जैसे थी उसी हालत में बैठक में चली आई और आकाश को देख शांत पड़ गई। आकाश पानी पी रहा था। रिया को यूं ही देखकर वह थोड़ा क्रोध में आ गया। यह क्या रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? हाँ नहीं चलना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगे जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करने पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं है। आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो रिया, क्या कर रही हो तुम? समझ लो, आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। तुम खुद आओगी। माँ पकोड़े की प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। तो आकाश की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ? रिया अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों की तिलांजलि देकर सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं। वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि बै से बोल दो तो बदतमीज और सह से सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और रिया को बोली, यह तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं। वह अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। आकाश सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वह कतई गलत नहीं है। रिया ने माँ की तरफ देखकर कहा कि आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा। अब दोबारा यह शरीर तुम्हारी देहली पर नहीं आएगा। आकाश हैरान रिया की ओर देखता रह गया कि इसे क्या हो गया आज। वह सोचता रहा। रिया तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले आकाश के पास खड़ी हो गई।
आकाश ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी खड़ी रिया को देखती रह गई। रास्ते में रिया ने आकाश से कोई बात नहीं की, घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। आकाश का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा की कुचक्र में रिया पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त रिया का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने उसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा रिया। रिया को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कदर ही नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, क्या एक सफल पत्नी है, क्या एक पत्नी पति के दिल की मालिक है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब मायके की दुलारी भी न रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की भी निगाह में अब वह योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने सोच लिया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात को खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर में मुंह ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसने बर्तन पटक कर और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर आज रिया परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून सा था। तभी कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है, तो कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रिया ने तो दो टूक जवाब दिया कि नहीं, काम करने का मन नहीं, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज रिया का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है, कल सुबह से बात करूंगी। रात बीत गई। आकाश ने रात में एक बार भी रिया से कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह रिया से उम्मीद की, किंतु रिया तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊंगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर रिया निकल गई। घर में सब रिया की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। आकाश भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास रिया के मन की स्थिति समझ रही थी। शाम को रिया देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। तो जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात आकाश ने उसे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर रिया ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ न बोलकर करवट बदलकर सो गई। दूसरे दिन रिया सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली थी कि तभी पीछे से जेठानी ने कहा, अरे कहाँ चल दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। रिया ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं, आपके बच्चे हैं तो आप बना लो नाश्ता, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई कि जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उसी गाय ने उसे सींग दिखा दिया। आकाश तैयार होकर निकला तो रिया जा चुकी थी। आकाश ने हैरान होकर माँ से कहा कि रिया को क्या हो गया है माँ, मुझे भी नहीं पता, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह तो हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे यह कहकर भेज दिया कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर
ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है? बहुत बदतमीज होती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, रिया बहुत ज्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो। अगर तुम नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात तक नहीं की। यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलनी पड़ रही है। यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और उसके प्रेम से ही वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। आकाश अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आज उसे पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा कि जब रिया मायके जाने के लिए पूछती तो वह हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय मायके जाने की रट लगाए रखती हो? जाओ, जल्दी जाओ, फिर कभी मत आना। न कभी उसे कहीं घूमने के लिए लेकर गया और ना ही कभी उसकी पसंद की चीज ला कर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, काम ही कितना करती हो तुम जो इतना थक जाती हो? तो रिया चुप हो जाती और वह उसकी चुप्पी को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा। सोचते हुए आकाश खुद को दोषी समझ रहा था। उसने तुरंत रिया को फोन करना शुरू किया। रिया का फोन बंद था तो वह उसके आने का इंतजार करने लगा और शाम को जब रिया घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर रिया ने उसे कुछ बात नहीं की और सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही रिया फिर से जाने लगी तो गेट से बाहर निकलते ही देखा कि आकाश कार लिए हुए खड़ा था। उसने रिया को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो रिया गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर बढ़ गई। तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो रिया आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगी, पर क्या करती, सब लोग देख रहे थे। सो गाड़ी में बैठकर दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में गए। तो वहां पहुंचकर सामान्य होते हुए आकाश ने कहा कि रिया, क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने। कल न अपने घर गई थी तुम, न दोस्तों के यहाँ। जाती कहाँ हो? अच्छा, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी रिया, मैं व्यस्त था। लेकिन हाँ, इन व्यवस्थाओं में एक चीज मैं भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से रिया बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो यह तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी और पति का इज्जत न देना मतलब पत्नी को किसी की इज्जत न मिलना, यह विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कह रही हूँ ना मैं? रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी आकाश ने रिया के हाथ को अपने हाथ में थाम कर कहा, रिया, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, कहकर रिया ने अपने हाथ को झटका। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्प का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है।
तभी आकाश ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो ना मायके। मेरा मायके जाना तो आपको ही पसंद नहीं था। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए आकाश, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर। मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज यहाँ जरूरत है, आज वहाँ जरूरत है, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वह घर मेरा और ना यह घर मेरा। रिया, बस एक मौका दे दो मुझे, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रिया, तो क्या मैं तब भी मायके जाने के लिए जिद करती? मैं ये नहीं कह सकता हूँ रिया, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हो। पत्नी को सुना सकते हो पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाओगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहे वह करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो, सब कुछ करो, पर मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना घर चलकर साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ? तभी रिया हंसकर बोली, अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली, कहकर दोनों हाथों में हाथ डाले एक नए सफर की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।